गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम्स में एसोसिएटेड ग्लैंड्स के बारे में पढ़ रहे थे। एसोसिएटेड ग्लैंड वह ग्लैंड होती है जो डाइजेशन में हेल्प करती है। ये जो एसोसिएटेड ग्लैंड होती हैं ये एलिमेंट्री कैनाल में सिचुएटेड नहीं होती है, एलिमेंट्री कैनाल से बाहर कहीं सिचुएटेड होती हैं, बट एलिमेंट्री कैनाल से अटैच्ड होती हैं। क्या होती हैं? एलिमेंट्री कैनाल से अटैच होती है बाय द डक्ट, और ये फूड के डाइजेशन में हेल्प करती हैं। क्या करती है? फूड के डाइजेशन में हेल्प करती है। ये जो एसोसिएटेड ग्लैंड होती है ये 3 टाइप की होती है। एक को बोला जाता है सैलिवरी ग्लैंड, दूसरे को लीवर बोलते हैं और तीसरे को पैंक्रियाज बोलते हैं। हम लोग सैलिवरी ग्लैंड और लीवर के बारे में पढ़ चुके हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे पैंक्रियाज के बारे में। पैंक्रियाज के बारे में पढ़ने से पहले एक छोटा सा और पार्ट आता है जिसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर। ये जो गॉल ब्लैडर होता है एक स्टोरिंग ऑर्गन्स होता है जो लीवर के राइट लोब में अंडर द सरफेस सिचुएटेड होता है और बाइल जूस का स्टोरेज करने का काम करता है। किसको? बाइल जूस को स्टोरेज करने का काम करता है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे फिगर में समझते हैं तो भी आसानी से और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये जो लीवर होता है, लीवर के 2 लोब्स होते हैं। ऊपर वाले को बोलते हैं लेफ्ट लोब, नीचे वाले को बोलते हैं राइट लोब। जो राइट लोब होता है इसी के अंडर द सरफेस पे एक छोटा सा पीयर शेप का आर्गन्स लगा होता है जिसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर। ये जो गॉल ब्लैडर होता है एक स्टोरिंग आर्गन्स होता है जो बाइल जूस का स्टोरेज करने का काम करता है और उसको कंसंट्रेट भी करता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर का जो शेप होता है वो पीयर शेप का होता है, कैसे? नाशपत्ती के आकार का होता है। ये स्टोरेज करता है किसका? बाइल जूस का स्टोरेज करता है। लेकिन ये जो बाइल जूस होता है इसको बनाता लीवर है। कौन बनाता है? लीवर बनाता है, और इसको स्टोर करने का काम गॉल ब्लैडर करता है। जिसकी पोजीशन की बात कर ले तो जो लीवर होता है जो गॉल ब्लैडर होता है सिचुएटेड का होता है, तो गॉल ब्लैडर लीवर के राइट लोब के अंडर द सरफेस पे सिचुएटेड होता है और शेप कैसा होता है? पीयर शेप का होता है। कैसा होता है शेप इसका? पीयर शेप का होता है। गॉल ब्लैडर में 3 पार्ट होते हैं। गॉल ब्लैडर का जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं फंडस, बीच वाले पार्ट को बोला जाता है बॉडी और नीचे वाले पार्ट को बोला जाता है नेक। तो गॉल ब्लैडर के कितने पार्ट? 3 पार्ट। कौन कौन से? फंडस, बॉडी एंड नेक। गॉल ब्लैडर से निकलने वाली डक्ट को सिस्टिक डक्ट कहा जाता है। गॉल ब्लैडर की डक्ट और लीवर से निकलने वाली डक्ट को हिपैटिक डक्ट कहा जाता है। सिस्टिक डक्ट और हिपैटिक डक्ट आगे जाकर के यूनाइट हो जाती हैं और यूनाइट होकर के एक कॉमन डक्ट में कन्वर्ट हो जाती है जिसको बोला जाता है कॉमन बाइल डक्ट। यहाँ पे देखेंगे ये जो डक्ट निकल के आ रही है इसको बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। कहाँ से निकल रही है? गॉल ब्लैडर से। ये कौन सा ऑर्गन है? गॉल ब्लैडर है। गॉल ब्लैडर से निकलने वाली डक्ट को सिस्टिक डक्ट, इधर हिपैटिक डक्ट मतलब इधर लीवर होगा। लीवर से जो डक्ट निकलती है उसको बोलते हैं हिपैटिक डक्ट। हिपैटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट आगे जाकर के यूनाइट हो जाती है, एक कॉमन डक्ट में कन्वर्ट हो जाती है जिसको बोला जाता है कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट, अब ध्यान समझेंगे, इस फिगर में आ जाएंगे। ये है कॉमन बाइल डक्ट, यहाँ से लीवर से निकलने वाली डक्ट हिपैटिक डक्ट। ये गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर से निकलने वाली डक्ट सिस्टिक डक्ट। आगे जाकर के ये दोनों एक डक्ट में कन्वर्ट हो जाती है जिसको बोल देते हैं कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट आगे जाकर के पैंक्रियाज से निकलने वाली डक्ट से बाइंड कर जाती है, मतलब पैंक्रियाज की डक्ट से यूनाइट कर जाती है और यूनाइट करके एक डक्ट में कन्वर्ट हो जाती है जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? हिपैटो पैंक्रिएटिक डक्ट। क्या बोलते हैं? हिपैटो पैंक्रिएटिक डक्ट। हिपैटो पैंक्रिएट, क्योंकि पैंक्रियाज से निकलने वाली डक्ट को क्या बोला जाता है? पैंक्रिएटिक डक्ट। और इधर जो डक्ट आ रही है इसको बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट और पैंक्रिएटिक डक्ट आपस में एसोसिएट कर जाती है, यूनाइट कर जाती है और एक डक्ट में कन्वर्ट हो जाती है जिसको बोला जाता है हिपैटो पैंक्रिएटिक डक्ट। और ये जो हिपैटो पैंक्रिएटिक डक्ट है आगे जा करके स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट ड्यूडिनम में खुल जाती है। कहाँ पे खुल जाती है? स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट ड्यूडिनम में खुल जाती है और इसके खुलने से पहले इसकी जो ओपनिंग होती है उसको एक गार्ड के थ्रू या स्फिंक्टर के थ्रू रेगुलेट किया जाता है। इस स्फिंक्टर को बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। क्या बोलते हैं? स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। यहाँ पे लगा होता है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। तो ये स्फिंक्टर ऑफ ओडाई के थ्रू रेगुलेट की जाती है। अब बात कर लेते हैं, बात करते हैं साहब ये गॉल ब्लैडर का शेप हमको पता होगा पीयर शेप का होता है। इसके 3 पार्ट होते हैं, एक को बोलते हैं फंडस, दूसरे को बोलते हैं बॉडी, तीसरे को बोलते हैं नेक। इससे निकलने वाले डक्ट को बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। काम क्या करता है? बाइल जूस को स्टोर करने का काम करता है। अब बात कर लेते हैं बाइल जूस को बनाता कौन है? इस बाइल जूस को बनाने का काम लीवर करता है, स्टोर करने का काम गॉल ब्लैडर करता है। बाइल जूस का काम क्या है? बाइल जूस फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है, इमल्सिफिकेशन करवाता है। अब कंपोजिशन ऑफ बाइल जूस की बात कर लेते हैं कि बाइल जूस में कौन कौन सी कंपोजिशन है, बाइल जूस में क्या क्या पाया जाता है।
बाइल जूस पर डे 500 से लेकर के 700 ml सीक्रेट होता है, यानी 500 से लेकर 700 ml बाइल जूस का पर डे फॉर्मेशन लीवर करता है। लेकिन वहीं स्टोरिंग कैपेसिटी की बात करें तो स्टोरिंग जो कैपेसिटी होती है गाल ब्लैडर की वो 30 से लेकर के 50 ml, केवल 30 से लेकर के 50 ml बाइल जूस का ही स्टोर करता है गाल ब्लैडर, क्योंकि इसकी क्षमता ही उतनी होती है। बाकी का जो बाइल जूस होता है इसको हिपैटोपैंक्रिएटिक डक्ट के थ्रू कहां पे पास कर दिया जाता है, ड्यूडिनम में पास कर दिया जाता है, जो फूड के डाइजेशन में यानी फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। और फैट के डाइजेशन, क्योंकि इसमें जो बाइल जूस होता है इसमें कोई डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं होते, लेकिन कैसे हेल्प करता है, ये एक काम करता है, जो फैट होता है वो हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है और वो वाटर में इनसॉल्युबल होता है, उसको इमल्सिफाइंग करने का काम करता है। इसमें जो साल्ट होते हैं वो क्या कर देते हैं, उसका इमल्सिफिकेशन कर देते हैं, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देते हैं, जिसको मिसली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिसली बोल देते हैं। और ये मिसली क्या होती है, आगे जा करके मतलब लैक्टियल जो लिम्फ वेसल्स होती है इसके थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और उस पर कोटिंग कर दी जाती है, जिसको बोल देते हैं काइलोमाइक्रान, और काइलोमाइक्रान के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है लीवर को। ठीक है, चलिए तो समझते हैं क्या कि गाल ब्लैडर का कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट, बॉडी, फंडस, बॉडी और नेक। काम क्या करता है, स्टोर करने का काम करता है। किसको स्टोर करता है, बाइल जूस को स्टोर करता है। बाइल जूस का फॉर्मेशन कौन करता है, लीवर करता है। बाइल जूस को कितना स्टोर करता है, 30 से लेकर के 50 ml। बनता कितना बाइल जूस पर डे, 500 से लेकर के 700 ml। ठीक है, चलिए अब कंपोजिशन की बात कर लेते हैं कि बाइल जूस में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। तो बाइल जूस में बेसिकली 3-4 चीजें पाई जाती हैं। बाइल जूस में सबसे पहला तो पाया जाता है बाइल साल्ट, सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टारकोलेट। बाइल पिगमेंट, बिलिरुबिन, बिलीबार्डिन, इसमें वाटर होता है लगभग 86% होता है। फास्फोलिपिड, लेसिथिन पाई जाती है और कोलेस्ट्रॉल, इन सब का फॉर्मेशन करता है। वहीं बात कर ले पीएच की, तो बाइल साल्ट जो होता है यानी बाइल जूस जो होता है इसका पीएच जो होता है 7.8 होता है, यानी ये बेसिक नेचर का होता है, एल्कलाइन नेचर का होता है। चलिए कंपोजिशन देखेंगे इसका। तो क्या बात कर लेते हैं, कंपोजिशन ऑफ बाइल जूस। कंपोजिशन ऑफ बाइल जूस। बाइल जूस में क्या है, सबसे पहले तो बाइल जूस की वॉल्यूम की बात कर लेते। पर डे 500 से लेकर के 700 ml ये पर डे सीक्रेट होता है। कितना, पर डे 500 से लेकर के 700 ml इसकी सिंथेसिस की जाती है। ठीक है, अभी कंपोजिशन की बात कर ले तो इसमें सबसे पहले पाया जाता है बाइल साल्ट। क्या पाया जाता है, बाइल साल्ट। ये जो बाइल साल्ट होता है ये 2 होते हैं, एक को बोलते हैं सोडियम ग्लाइकोलेट, और दूसरा होता है सोडियम टारकोलेट। सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टारकोलेट, 2 होते हैं बाइल साल्ट। वहीं पे बाइल पिगमेंट की बात कर लें, बाइल पिगमेंट, ये जो बाइल पिगमेंट होते हैं ये भी 2 होते हैं, एक को बोला जाता है बिलीरुबिन, एक का नाम होता है बिलीवार्डिन। क्या होता है, बिलीरुबिन और बिलीवार्डिन। ये जो बिलीरुबिन और बिलीवार्डिन होते हैं आरबीसी के डिस्ट्रक्शन की वजह से, आरबीसी की टूटने की वजह से बनते हैं। जो बिलीरुबिन होता है ये एलोइस कलर का, कैसा, हल्का पीला, एलोइस कलर का होता है, इसका कलर कहता हूं एलोइस कलर। और वहीं बिलीवार्डिन की बात करें तो ये ग्रीनिश कलर का होता है। कैसा होता है साहब, ये ग्रीनिश कलर का होता है। ठीक है, ये कैसा होता है, ग्रीनिश कलर का होता है। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं, इसमें वाटर कंटेंट पाया जाता है। वाटर लगभग बाइल जूस में 86% होता है। कितना होता है, 86% होता है ये। और क्या, और इसमें क्या चीज पाई जाती है, इसमें फास्फोलिपिड पाई जाती है। क्या पाई जाती है, फास्फोलिपिड पाई जाती है, जिसको लेसिथिन भी बोलते हैं, लेसिथिन बोलते हैं। और इसमें क्या पाया जाता है, कोलेस्टेरॉल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कोलेस्टेरॉल, यानी कोलेस्टेरॉल का सिंथेसिस भी लीवर करता है। क्या ना, कोलेस्टेरॉल पाया जाता है। अगर इसके पीएच की बात करें तो इसका पीएच 7.8 होता है। कितना होता है, 7.8। यह मतलब ये कैसा होता है, एल्कलाइन नेचर का, मतलब बेसिक नेचर का होता है। कितना होता है, पीएच 7.8। तो बात कर ले कंपोजिशन, बाइल साल्ट में सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टारकोलेट, बाइल पिगमेंट, बिलीरुबिन, बिलीवार्डिन, वाटर 86%,
फास्फोलिपिड लेसिथिन होती है और कोलेस्टेरॉल पाया जाता है। इसका जो पीएच होता है 7.8 होता है, ये अल्कलाइन यानी बेसिक नेचर का होता है। बिलीरुबिन येलोइश कलर की होती है, बिलीरुबार्डिन ग्रीन इस कलर की होती है। ये बिलीरुबिन और बिलीबार्डिन जो होते हैं आरबीसी के डिस्ट्रक्शन की वजह से बनते हैं। और ये जो सोडियम ग्लाइकोलेट होता है, सोडियम टार्कोलेट होता है, ये फैट के इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है, यानी फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक, चलिए साहब, अब बात कर लेते हैं यहीं पे पैंक्रियाज की। तो पैंक्रियाज क्या होता है? पैंक्रियाज को कंपाउंड ग्लैंड कहा जाता है। कब पैंक्रियाज क्या बोलते हैं? कंपाउंड ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि पैंक्रियाज एक ऐसा ऑर्गन्स है जिसमें एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों के कंपोनेंट पाए जाते हैं। चलिए देखते हैं पैंक्रियाज के बारे में थोड़ा सा। चलिए अब बात करते हैं किसकी? पैंक्रियाज की। पैंक्रियाज पाया कहाँ जाता है? पैंक्रियाज लिम्स ऑफ ड्यूडिनम, ड्यूडिनम के लिम्स में, देखिए ड्यूडिनम है, ड्यूडिनम के इसी लिम्स में क्या होता है, ये जो आर्गन्स दिख रहा है, ये जो आर्गन्स, ये पैंक्रियाज है। कौन सा आर्गन है? पैंक्रियाज है। और ये पैंक्रियाज जो होता है ड्यूडिनम के लिम्स में, मतलब जो सी शेप का इंटेस्टाइन का पार्ट होता है ड्यूडिनम, इसी में सिचुएटेड होता है। कहाँ सिचुएटेड होता है? ड्यूडिनम के पार्ट में, ड्यूडिनम के सी शेप यानी ड्यूडिनम के दोनों लिम्स में, यानी अपर लिम्स लोअर लिम्स। मान लो अपर लिम्स हो गए, ये लोअर लिम्स, तो बिटवीन द लिम्स ऑफ ड्यूडिनम, ड्यूडिनम के लिम्स में पाया जाता है। दूसरी बात क्या है? इसको कंपाउंड ग्लैंड कहते हैं। कंपाउंड ग्लैंड इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों का काम करता है। कैसे? ये एंजाइम्स का भी काम, मतलब सिंथेसिस करता है और हार्मोन की भी सिंथेसिस करता है। इसमें एक मतलब एंजाइम मतलब डाइजेस्टिव जूस भी निकलते हैं और इसमें हार्मोन्स भी सीक्रेट होते हैं। तो इसी वजह से ये ऐसे ग्लैंड होती है पैंक्रियाज जिसमें एक्सोक्राइन का मतलब एक्सोक्राइन का भी पार्ट पाया जाता है और एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड वह ग्लैंड्स होती हैं जो एंजाइम का फॉर्मेशन करती हैं, वहीं एंडोक्राइन वह ग्लैंड्स होती हैं जो हार्मोन का फॉर्मेशन करती है। वहीं पे बात कर ले पैंक्रियाज की। पैंक्रियाज एंजाइम्स और हार्मोन्स दोनों का फॉर्मेशन करता है। इसमें एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों ग्लैंड की प्रॉपर्टीज पाई जाती है, इसीलिए इसको कंपाउंड ग्लैंड कहते हैं। पैंक्रियाज को कंपाउंड ग्लैंड कहते हैं। चलिए बात करते हैं पैंक्रियाज में क्या पाया जाता है। एक तो एक्सोक्राइन कंपोनेंट होता है एक्सोक्राइन, दूसरा कौन सा पार्ट होता है? एंडोक्राइन। एंडोक्राइन, ठीक है। एंडोक्राइन वह ग्लैंड्स होती हैं जो डक्टलेस होती है और हार्मोन का किसका फॉर्मेशन करती है? हार्मोन्स का फॉर्मेशन करती हैं। और जो एक्सोक्राइन होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं, ये एंजाइम का फॉर्मेशन करती है। किसका? एंजाइम का फॉर्मेशन करती हैं। तो एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होती है वो क्या करती हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड भैया हार्मोन का फॉर्मेशन करती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंजाइम का फॉर्मेशन करती है। लेकिन वही बात कर ले पैंक्रियाज की, तो पैंक्रियाज हार्मोन का भी फॉर्मेशन करता है, एंजाइम्स का भी फॉर्मेशन करता है, इसीलिए पैंक्रियाज को कंपाउंड ग्लैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंपाउंड ग्लैंड कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं पैंक्रियाज का एक्सोक्राइन पार्ट। हाँ, बात कर ले पैंक्रियाज में एक्सोक्राइन कंपोनेंट का पार्ट, मतलब एक्सोक्राइन का कितना पार्ट मतलब पार्ट होता है और एंडोक्राइन कितना पार्ट में होता है। तो एक्सोक्राइन पैंक्रियाज का लगभग 97 to 98%, 98 to 99% होता है। कितना? 98 से लेकर के 98% जो पार्ट होता है पैंक्रियाज का वो एक्सोक्राइन पार्ट होता है। और वहीं 1 से लेकर के 2% कितना होता है? 1 to 2% जो पार्ट होता है वो एंडोक्राइन पार्ट होता है। कितना? 1 से लेकर के 2% एंडोक्राइन का पार्ट होता है। 98 से लेकर के 99% तक क्या होता है? एक्सोक्राइन का पार्ट होता है। ठीक है। अब सबसे कम क्या होता है? एंडोक्राइन पार्ट होता है। जो एंडोक्राइन का पार्ट होता है उसको बोला जाता है आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। एंडोक्राइन का पार्ट को, पैंक्रियाज के एंडोक्राइन पार्ट को बोलते हैं आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। क्या बोलते हैं? आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। क्या बोलते हैं? आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस एंडोक्राइन का पार्ट होता है जो पैंक्रियाज में लगभग 1 से लेकर के 2% होता है। इसमें बेसिकली 2 टाइप की सेल पाई जाती है, एक को बोलते हैं अल्फा सेल, दूसरे को बोलते हैं बीटा सेल। तो जो आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होता है इसमें 2 टाइप की सेल पाई जाती है, एक को बोला जाता है अल्फा सेल्स, दूसरे को बोला जाता है बीटा सेल्स। यहाँ पे देख लेंगे पैंक्रियाज में इस फिगर में ध्यान से देखेंगे। पैंक्रियाज का ये ओवरऑल फिगर है, ये जो रेड कलर से दिखाया गया है इसको बोलते हैं आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। क्या
बोलते हैं, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं। ये कौन सा पार्ट है, इंडोक्राइन पार्ट है किसका, पैंक्रियाज का। और इसमें बेसिकली दो टाइप की सेल पाई जाती है, एक को बोलते हैं अल्फा सेल, दूसरे को बोलते हैं बीटा सेल। ये जो अल्फा सेल होती है एक पैंक्रिया मतलब इंडोक्राइन का पार्ट है, तो किसका फॉर्मेशन करेगी, हार्मोन का फॉर्मेशन करेगी। तो जो अल्फा सेल्स होती हैं ये जिस हार्मोन्स का फॉर्मेशन करती है उसको बोलते हैं ग्लूकेगॉन। क्या बोलते हैं, ग्लूकेगॉन। तो ये अल्फा सेल्स क्या करती हैं, ग्लूकेगॉन नामक हार्मोन का फॉर्मेशन करती हैं। वहीं जो बीटा सेल्स होती हैं ये इंसुलिन का फॉर्मेशन करती है, किसका, इंसुलिन का फॉर्मेशन, इंसुलिन नामक हार्मोन का फॉर्मेशन करती है, जो क्या करता है, फैट यानी ग्लूकोज के स्टोरिंग मतलब ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, तो वहीं पे और जो अल्फा सेल्स होती है वो किसका फॉर्मेशन करती है, ग्लूकेगॉन का फॉर्मेशन करती है। और ये जो ग्लूकेगॉन एंजाइम हार्मोन्स होता है, जब हमारे बॉडी में एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो जो ग्लाइकोजन इंसुलिन ने क्या किया, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके रखा है, उस ग्लाइकोजन को ये ग्लूकेगॉन ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है और इसको कैटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व करके एनर्जी को ट्रैप कर लिया जाता है बॉडी में। और ये कंडीशन तब होती है जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज का लेवल घटने लगता है, तो उस वक्त कौन, ग्लूकेगॉन काम करता है। और हमारी बॉडी में जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगता है तो उस समय इंसुलिन काम करता है। ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्ट होते हैं। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं एक्सोक्राइन कंपोनेंट का पार्ट। जो एक्सोक्राइन होता है कितना होता है, लगभग 98 to 99% यानी मेजर पार्ट होता है। पैंक्रियाज का जो सबसे ज्यादा पार्ट होता है वो कौन सा पार्ट होता है, एक्सोक्राइन का पार्ट होता है। और इससे जो सीक्रेट होने वाला मतलब कंपोनेंट होता है उसको बोले जाते हैं पैंक्रिएटिक जूस। क्या बोलते हैं, पैंक्रिएटिक। एक्सोक्राइन से जो पार्ट एंजाइम सीक्रेट होता है उन सबको मिलाकर बोला जाता है पैंक्रिएटिक जूस। और जो एक्सोक्राइन का पार्ट होता है इसमें कई सारे एंजाइम सीक्रेट करता है। इसमें देख लेते हैं कौन कौन से बेसिकली एंजाइम सीक्रेट होते हैं। तो इसकी बात कर लेते हैं एंजाइम्स की। इसमें कई सारे एंजाइम सीक्रेट होते हैं। एक्सोक्राइन पार्ट से सीक्रेट होने वाला जो एंजाइम्स है को बोलते हैं ट्रिप्सिनोजन, इसको बोलते हैं कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, प्रो कार्बोक्सी। क्या बोलते हैं, प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। इसका नाम होता है प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, लाइपेजेज, न्यूक्लिएजेज और कीमोट्रिप्सिनोजन, कीमोट्रिप्सिनोजन। तो कौन कौन से एंजाइम्स पैंक्रिएटिक जूस से यानी एक्सोक्राइन पार्ट से सीक्रेट होते हैं, ट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, कीमोट्रिप्सिनोजन, लाइपेजेज और न्यूक्लिएजेज, ये न्यूक्लियोसाइडेजेज। ये सब जो एंजाइम्स होते हैं ये अलग अलग चीज को डाइजेस्ट करने का काम करता है। जैसे बात कर लेते हैं किसकी, ट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज और कीमोट्रिप्सिनोजन। ये एंजाइम्स प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। वहीं बात करते हैं लाइपेजेज। जो लाइपेजेज होता है ये क्या करता है, ये फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। वहीं न्यूक्लियोसाइड एजेंट न्यूक्लिक एसिड के डाइजेशन में हेल्प करता है। और इसमें एमाइलेजेज नामक एंजाइम्स भी सीक्रेट होता है जो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता है। तो कौन कौन सा, ट्रिप्सिनोजन, कीमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, लाइपेज, न्यूक्लियोसाइडेज एंड एमाइलेजेज। इतने सारे एंजाइम सीक्रेट होते हैं। इन सारे एंजाइम्स को मिला करके बोला जाता है क्या, पैंक्रिएटिक जूस। क्या बोलते हैं, पैंक्रिएटिक जूस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, पैंक्रिएटिक जूस, पैंक्रिएटिक जूस बोला जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसमें जो ट्रिप्सिनोजेंस है, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज है और कीमोट्रिप्सिनोजेंस है। ये जो एंजाइम्स होते हैं ये इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं या प्रो फॉर्म में रहते हैं। ये जब ड्यूडिनम में पैंक्रियाज से सीक्रेट होते हैं, पैंक्रियाज से सीक्रेट होकर के कहां पे आएंगे, ड्यूडिनम में आ जाएंगे। कहां पे आएंगे, ये क्या बनाया, इसने बनाया प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, कीमोट्रिप्सिनोजन और क्या बना दिया, लाइपेजेज, न्यूक्लिएजेज, एमाइलेजेज। ये सारे जो एंजाइम्स हैं ये सीक्रेट होकर के पैंक्रिएटिक डक्ट के थ्रू कहां पे पहुंच जाएंगे, ड्यूडिनम में। जब ड्यूडिनम पहुंच जाएंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है ड्यूडिनम, और स्मॉल इंटेस्टाइन से जो जूस सीक्रेट होता है उसको बोलते हैं संकस इंटेरिकस। और उसमें एक एंजाइम सीक्रेट होता है जिसको बोलते हैं एंटेरोकाइनेज। क्या नाम बोलते हैं, एंटेरोकाइनेज। वो जो एंटेरोकाइनेज होता है वो क्या करता है, कीमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज और ट्रिप्सिनोजन को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि ये इनएक्टिव फॉर्म में करता क्या है, ये जो एंटेरोकाइनेज नामक एंजाइम होता है वो सबसे पहले अटैक कर देता है किस पे,
ट्रिप्सिनोजन पे और इसको ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। और ये जो ट्रिप्सिन होता है फिर क्या करता है, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज को कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में कन्वर्ट कर देता है, कीमोट्रिप्सिनोजन को कीमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। और वहीं तब ट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज और कीमोट्रिप्सिन ये तीनों मिल करके प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और जो पेप्टोन या पेप्टोन बना हुआ था, प्रोटीओजेज बने हुए थे, उसको डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट कर देते हैं। किस में कन्वर्ट कर देते हैं, डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट कर देते हैं। और जब ये डाइपेप्टाइड, जब प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो जाता है, डाइपेप्टाइड में, तो आगे स्मॉल इंटेस्टाइन से एक एंजाइम सीक्रेट होता है जिसको बोलते हैं डाइपेप्टाइडेजेज। वो डाइपेप्टाइडेजेज उस डाइपेप्टाइड पे अटैक कर देता है, उसके पेप्टाइड बांड को तोड़ देता है, जिससे अमीनो, क्या नाम है, डाइपेप्टाइड किस में कन्वर्ट हो जाता है, अमीनो एसिड में, प्रोटीन अमीनो एसिड में फर्दरली कन्वर्ट हो जाता है। और इसको क्या किया जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बिलाई के थ्रू उसको अब्जॉर्ब करके लीवर में भेज दिया जाता है। और लीवर के थ्रू कहाँ पे पहुंच जाता है, सेल्स के पास पहुंच जाता है। फिर सेल क्या करती है, उसको अपने अकॉर्डिंग जिस प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है उसमें वो क्या करती है, जोड़ करके फिर नए प्रोटीन का फॉर्मेशन कर देती है। और ये ओवरऑल प्रोसेस होती है किसमें, यानी तोड़ने की जो ओवरऑल प्रोसेस होती है ट्रिप्सिनोजन, कीमोट्रिप्सिनोजन और प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज नामक एंजाइम्स करते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये पैंक्रियाज का पार्ट, गाल ब्लैडर का पार्ट और लीवर का पार्ट, सैलिवरी ग्लैंड का पार्ट पूरा खत्म हो जाता था। अब हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, एलिमेंट्री कैनाल पूरी पढ़ लिए हैं, एसोसिएटेड ग्लैंड्स पढ़ लिए हैं, इसमें सीक्रेट होने वाले एंजाइम्स पढ़ लिए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वाले लेक्चर्स में हम लोग पढ़ेंगे कि फूड का डाइजेशन कहाँ कहाँ पे होता है और कि फूड किस तरीके से डाइजेस्ट होता है। जैसे माउथ में किसका डाइजेशन होता है, स्टार्च का डाइजेशन होता है। वहीं स्टमक में पहुंचने के बाद किसका डाइजेशन होता है, स्टमक में पहुंचने के बाद प्रोटीन्स का डाइजेशन होता है। फिर हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन में बात कर लें, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन्स का भी डाइजेशन होता है, स्टार्च का भी डाइजेशन होता है, न्यूक्लिक एसिड का भी डाइजेशन होता है, लिपिड का भी डाइजेशन होता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में इन सबका एब्जॉर्प्शन भी हो जाता है। एब्जॉर्प्शन होने के बाद फिर ये लीवर में पहुंचता है, लीवर के थ्रू ब्लड के थ्रू सेल्स में पहुंचा दिया जाता है। तो कौन कौन सी चीज़ का किस तरीके से डाइजेशन होता है और कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ डाइजेस्ट होती है और डाइजेस्ट होकर के किस में कन्वर्ट होती हैं, ये सारी चीज़ें अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू बच्चों।